हमने देखा है एस्ट्रोलॉजी, हमने देखी न्यूमरोलॉजी, हमने आकांक्षिक भी देखा है। क्या ये तीनों चीजें अलग है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन अलग चीज है? हिप्नोसिस के थ्रू ही आपको वो चीज़ें याद आएंगी कि भाई मैं क्या था पिछले जन्म में, मेरी यात्रा क्या रही थी और क्या रह गया था करने को। क्या अपने अतीत में जाना प्रकृति से खिलवाड़ करना नहीं होगा? पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये जवाब दे रहा है आप इस जिंदगी में क्यों आए हैं। तो क्या हम आज के जो हमारे मुद्दे हैं या कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी उलझने हैं हमारी वर्तमान समय की, पिछले जन्म में जा करके या फिर पिछला अतीत देख करके क्या हम उनको सुलझा सकते हैं? ऐसी एक और लेडी थी, वो भी मेरे क्लास में थी। वो बोली, निर्मल मैं जब मेले में जाती हूँ या कहीं मेट्रो स्टेशन या सबवे पे भीड़ होती है तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने करा, उसमें उन्हें दिखा कि वो एक हीलर थी पुराने सेंचुरीज पहले। उनको लोगों ने कहा ये डायन है और वो भागने की कोशिश कर रही है और उन्होंने घेर लिया सबने मिलके और उनको जला दिया जिंदा टांग के। अब मेरी समझ में आया है कि मैं क्यों मेले में जहाँ भीड़ होती है या मेट्रो स्टेशन में जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, क्यों मेरे अंदर ये घबराहट आती है। बचपन से लेकर अभी तक जो हमें डेली एक ही सपना दिख रहा है, क्या वही अतीत से जुड़ा है या फिर सामाजिक तौर पे जो ये बातें फैली हुई हैं वो हमारे अतीत से जुड़ी हुई हैं? जो आपको सपने दिखते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई या बच्चे के साथ ये हो रहा है मेरे, वो आपकी मानसिक दशा का पता देते हैं, ना कि उसका। सबने पुनर्जन्म के बारे में सुना होगा, अतीत के बारे में सुना होगा, कर्म के बारे में सुना होगा, पर फिर भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है, आज हमारे साथ निर्मल सर जुड़े हैं। आपको मैं उनके पास लेके चलती हूँ और वो आज हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बेहतरीन डिटेल में बताएंगे और हम इन चीज़ों में जो आज कंफ्यूज भरे रहते हैं वो सारी चीज़ें आज अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आइए मिलवाती हूँ मैं आपको निर्मल सर से। नमस्कार सर। नमस्ते ज्योति जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? आपका सफ़र कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा, एंटिसिपेशन में कि आपसे मिलना होगा और इस टॉपिक पे बात होगी। स्टूडियो में आने जाने में मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मिल गया ना आराम से? आराम से मिल गया और इतना अच्छा स्टूडियो देखकर ही मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर। तो सर मैं अपने व्यूवर्स के लिए सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपके एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, ताकि वो लोग रिलेट कर पाएँ कि आपको इन चीज़ों में किस तरीके से महारत हासिल हुई। मैं जानना चाहूँगी कि आपने अभी तक कितने केसेस को सॉल्व कर लिया है, तो आप मुझे थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, देखिए मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ, पढ़ाई भी यहीं हुई और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी मैंने आईआईटी खड़गपुर से और उसके बाद इंडिया में फ़ौज में नौकरी की, इंडियन नेवी में। और फिर मैं इंडिया से बाहर और आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया था। पिछले करीब बहुत सालों से मैं अमेरिका में रहा हूँ, करीब 30 साल, और अभी रिसेंटली वापस अपने देश में आया हूँ। तो इसमें कैसे इंटरेस्ट आया, इसके पीछे बेसिकली कहानी बड़ी सिंपल सी है ज्योति जी, कि मैं एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा था, एक कॉर्पोरेट अमेरिका की जैसे लोग नौकरी करते हैं, और साथ ही मेरी एक डुअल लाइफ भी चल रही थी स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि हम लोग भारतवर्ष से हैं तो अंदर हम लोग की स्पिरिचुअलिटी है ही। तो मैं ये दो नाव पे एक तरीके से डुअल लाइफ जी रहा था। एक कॉर्पोरेट लाइफ जहाँ पे बोर्ड रूम है और सारी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, सब वो रेवेन्यूज़ है, शेयर होल्डर्स प्राइस है, वो सब बातें हैं। और दूसरी तरफ पूरी आप क्यों आए हैं इस लाइफ में, क्या पर्पस है आपका। और इसके बीच में, दोहरी ज़िंदगी के बीच में कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये सारी जो बाहर की ज़िंदगी है वो सब ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होने लगी जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा था कि ये ज़िंदगी में एक रेस्टलेसनेस सी, एक गैप है। तो वो क्यों है? क्योंकि आप जनरली लोग सोचते हैं चलो अच्छा जॉब हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, अच्छी फैमिली होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास घर मकान ये सब होगा, लेकिन वो सब होने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा था कुछ कमी है, और वो मैं समझ नहीं पा रहा था ये कमी कहाँ से आ रही है, गैप क्यों आ रहा है। इसको समझने के लिए जब मैं दिमाग से ये बातें सॉल्व नहीं कर पाया,
लोग नहीं इसका जवाब दे पाए, तो मुझे फिर ये पास्ट लाइफ में किसी ने कहा कि भाई इसका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कुछ क्या पर्पस है आपकी ज़िंदगी का, ये सवाल का जवाब आपको अंदर से ही मिलेगा। तो इस तरह से मेरी खोज फिर शुरू हुई पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, करीब 25 साल पहले की बात है ये। इस तरह से ये मेरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जर्नी शुरू हुई थी। जी। और तब से फिर पिछले करीब, तब से चली रही थी जर्नी। फिर करीब 5-6 साल पहले मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर को समाप्त करके पूरी तरीके से इसमें, जब मुझे लगा कि हाँ क्या मेरा ज़िंदगी का रास्ता है, जब उसका ज्ञान मुझे हुआ और वो मेरी समझ में आ गया क्या प्रोसेस है उसकी, तो मुझे पता था कि मेरे साथ के लोग भी इस सवाल से जूझ रहे हैं कि भाई हम क्यों आए हैं ज़िंदगी में। बच्चे पैदा करना और बड़े कर देना, शादी हो जाना, पैसा कमाना, उसके बाद फिर क्या, क्या यही है ज़िंदगी? ऐसे ही क्या ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी, या इसके पीछे कुछ डीपर पर्पस है? तो उसलिए मैंने लोगों की फिर हेल्प करनी शुरू करी इस काम के थ्रू। तो तब से बहुत हज़ारों लोगों की मैं मदद कर चुका हूँ अब्रॉड, अमेरिका में, यूरोप में। और 5 महीने 6 महीने पहले जब मैं इंडिया आया तो फिर अपने देश में इस काम को फैला रहा हूँ। जी। अब सर आप थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताइए, क्या इन चीज़ों के लिए हमें स्पेसिफिक किसी डिग्री की ज़रूरत होती है या सिर्फ हमारी आस्था से ही हम इन चीज़ों को जान सकते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने करा। इस चीज़ में ज्योति जी, हालांकि बहुत सारे कोर्सेज आजकल मैं देख रहा हूँ मार्केट में हैं कि आप 2 दिन कर लीजिए, सर्टिफिकेशन कर लीजिए और सिखाने लग जाइए। तो ये, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ जिससे आपको इस सवाल का जवाब उससे मिलेगा। ये एक संस्कृत में एक शब्द है जिसको कहते हैं जाति स्मरण। और ये जो महावीर महावीर जो जैनिज्म के सबसे बड़े गुरु हैं, और बुद्धा, इन दोनों ने जाति स्मरण, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको बहुत महत्व दिया था कि जाति स्मरण, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्यों इस ज़िंदगी में आए और पहले जन्मों में भी आपने यही करा है कि पैसा कमाने की होड़ करी है, फिर बच्चे बड़े करें, फिर वही प्रॉपर्टी, फिर वही, और फिर आप मर गए, फिर अगले जन्म में फिर वही कहानी शुरू करी। तो जब आदमी को ये पता चल जाएगा कि अरे ये तो मैं हर ज़िंदगी में करता चला आया हूँ, तो क्या फिर इस ज़िंदगी में वही साइकिल होगी, या इस जीवन में कुछ और करना है जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ, जिसे निर्वाणम भी बोलते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये जाति स्मरण के काम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना। लेकिन उसमें जो प्रक्रिया थी इसको सीखने की, उसमें सालों साल की मेहनत, डीप मेडिटेशन, उसके लिए बहुत उपासना, साधना, वो रास्ता था। फिर आए अभी रिसेंट आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने फिर इस काम को बहुत इम्पोर्टेंस दी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम हो सकता है एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए, जो इस रेस से बाहर निकलना चाहता है कि बस पैसा, मकान, जॉब, उससे जब ऊपर उठेगा तब सवाल जब उसके पास है, अरे मेरी ज़िंदगी तो खाली ही खाली रह गई है। लेकिन वो शरीर जल्दी छोड़ के चले गए, वो काम करना चाहते थे इसे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो मॉडर्न व्यक्ति है उसके पास 30 साल 40 साल की साधना का, एजुकेशन का समय नहीं है, और वो हर व्यक्ति से हो भी नहीं सकता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा अब हमारे पास साइंटिफिक एक तरीका है जिसे हम क्लिनिकल हिप्नोसिस बोलते हैं। उसके ज़रिए आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उससे परे जाके आप अपनी सोल को एक्सेस कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू। फिर जब मैं अमेरिका में था तो मैं ढूंढ रहा था कि ये मुझे कौन सिखा सकता है। तो आए डॉक्टर ब्रायन वाइस नाम से एक बहुत फेमस, एक इस काम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक साइकियाट्रिस्ट हैं और बहुत पढ़े लिखे अमेरिका के फेमस डॉक्टर हैं। उन्होंने इस पे बहुत काम करा। तो फिर मैंने उनसे सीखा ये प्रोसेस पूरी। तो जो आपने कहा इसके लिए क्या एजुकेशन की ज़रूरत है, नहीं, इसके लिए एक समझ की ज़रूरत है, इस प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। फिर लोगों को जो दिखता है उसको डिकोड करने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ओके। तो ये प्रोसेस है इसकी। जी, कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें खुद की ही आस्था को समझना होगा कि हम किधर जाना चाहते हैं, क्या हम इस रास्ते को अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते हैं।
तो इसका तो हमें पता चल गया सर। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है? आप इसको अच्छे से बताएं। देखिए, पास्ट लाइफ तो मतलब हो गया पिछला जन्म। रिग्रेशन का मतलब होता है समय में पीछे जाना, रिग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है समय के फ्यूचर में जाना, और रिग्रेशन का मतलब होता है आप जहाँ पर हैं वहाँ से पीछे। पीछे। यानी कि इससे पीछे क्या है, आपका पिछले साल, फिर आपकी टीनेज जिंदगी, फिर आपके कॉलेज का टाइम, फिर टीनेज जिंदगी, और उसके बाद बचपना। बचपने से पहले क्या है, आप जब मदर की कोख में थे, उससे पहले क्या है, पिछला जन्म। तो इसमें हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हिप्नोसिस के थ्रू टाइम में धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं। वो जो सबकॉन्शियस माइंड की जो पकड़ होती है कि आपको सिर्फ अभी का याद है, उससे पहले का ज़्यादा याद नहीं है, तो हिप्नोसिस के थ्रू ही आपको वो चीज़ें याद आएंगी कि भाई मैं क्या था पिछले जन्म में, मेरी यात्रा क्या रही थी और क्या रह गया था करने को, जो इस ज़िंदगी में अब कंप्लीट करना है, जिससे कि मैं दोबारा से उसी साइकिल में ना जाऊं, जो साइकिल्स मैं हमेशा हर ज़िंदगी में कर चुका हूं। तो क्या मैं फिर से उसी लपेट में आऊँगा, या पिछले जीवन में कुछ कंप्लीट करने को रह गया था जो अब इस ज़िंदगी में करना है। तो ये इसका मेथड है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। यही मतलब है कि आप ये जान सकें कि इस ज़िंदगी में मेरा क्या पर्पज़ है, क्यों मेरी ज़िंदगी में एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्यों मैं सेम रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों मैं सेम करियर पैटर्न मेरा चल रहा है। तो इसके पीछे डीपर रीज़न क्या है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा। जी। तो जैसे सर आपने बोला कि स्टेज टू स्टेज हम बैक चले जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। जी। तो ये क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारे पिछले जन्मों के अनुभव को फिर से उजागर कर देता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है ज्योति जी, कि आपकी सोल जो आपको बताना चाहती है, जो आपके लिए इस जिंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर, चाहे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपकी सोल को पता है कि अंदर आपके क्या व्यथा चल रही है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको भी याद नहीं होगा शायद, लेकिन आपकी सोल को पूरा सब पता है कि ये चल रहा है। तो जैसे ही आप अपने दिमाग की पकड़ से बाहर जाते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, वो चीज़ें जो आपको सोल दिखाना चाहती है वो आपको प्रकट हो जाएगा। तो आपको वही दिखेगा जो आपको सोल दिखाना चाहती है, उसमें कुछ और गलत चीज़ नहीं दिखेगी। जी। जी, तो वो पिछली ज़िंदगी के सारे अनुभवों की शायद आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि हो सकता है पिछले ज़िंदगी में भी आपने वही अनुभव करे हों जो आप इस ज़िंदगी में कर रही हैं। लेकिन क्या बाकी रह गया था जिसके लिए आपकी सोल ने डिसाइड करा कि मैं इस परिवार में जन्म लूँगी, इस समय पे जन्म लूँगी, और इस तरह की सर्कमस्टेंसेस से गुजरूँगी, जिससे कि मुझे वो लेसन्स सीखने को मिल जाएं जो मेरी सोल जानना चाहती है। जी। अब अनुभव का चलो ठीक है, हमारी सोल को पता चल गया। पर ये क्वेश्चन कई बार हम देखते हैं, हमारे समाज में भी कई बार देखने को मिलता है कि पास्ट लाइफ में जो हुआ ठीक है, तो हमारा पिछला जन्म हमारे आज जो प्रेज़ेंट हमारी लाइफ है, ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है? क्या उसके नुकसान हमें आज भुगतने को दिख रहे हैं? जैसे कि लाइक हम उसको डिपेंड करते हैं हम कर्मा के ऊपर। तो इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, और ये बहुत अप्रोप्रिएट सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि भाई क्या मेरे मदर फादर ने जो कर्म करे क्या उसका मुझे जी। भुगतना पड़ेगा, या मेरे नाना बाबा ने जो कर्म करे क्या वो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसका जो आपने सवाल पूछा ये कनेक्टेड है उस सवाल से। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या मेरे जो एंसेस्टर्स ने कर्म करे, क्या वो भी एक कार्मिक कर्स चल रहा है क्या मेरे। ऐसा कुछ नहीं है जैसे ज्योति जी। हमारे समाज में भी कई बार ये होता है कि अच्छा बेटे ने किया तो भाई इसका बेटा भुगतेगा फिर आगे। हाँ। माँ बाप कर रहे हैं तो माँ बाप ने जो किया वही फिर पोता पोती करेंगे, वो देखेंगे, वो भुगतेंगे। हाँ। कर्म दोबारा से घूम के आएगा। तो क्या इस कर्म को हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि पिछले जन्म में हमारे साथ हुआ था, और पिछले जन्म में जो हमने किया वो प्रेजेंट टाइम में हम जो भुगत रहे हैं वो उसी की वजह से भुगत रहे हैं। तो आपका जो कर्म है वो आपका कर्म है, आप ही को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो पिछले जिंदगी में सपोज इसे सिंपली ऐसे मानिए कि आपने किसी से पैसा लिया और उसको वापस नहीं करा, आपके ऊपर एक कार्मिक डेट हो गई। तो वो आपकी सोल को याद रहेगा कि मैं जब
आप शरीर छोड़ेंगी पिछला वाला, सोल को याद रहेगा कि ये आपने गलत करा, ये काम पूरा करना चाहिए, पूरा एक्सचेंज नहीं हुआ। तो इसलिए इस जीवन में वो आपको ऋण चुकाना पड़ेगा। आपके बेटे को नहीं, आपके हस्बैंड को नहीं, आपके सब इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी ने कुछ गड़बड़ करा है, मेरे पिताजी ने कुछ गड़बड़ करा है, मेरे बाबा ने कुछ गड़बड़ करा, उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। ये गलत धारणा है और इसमें लोग बहुत पैसा कमाते हैं कि मैं तुम्हारा कर्म ठीक कर दूंगा, पंडित जी बुलाऊंगा और ये यज्ञ कर लो, वो हवन कर लो। ये साइंटिफिक बातें नहीं है, ये एक सामाजिक धारणाएं हैं जो गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके परिवार में एक फैमिली जो है पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी से गुजर रहे हैं। अचानक एक बेटा आया, उसने पढ़ाई करी और उसने वो ट्रेंड तोड़ दिया। तो वो ये बात नहीं है कि वो कर्मा चला आ रहा है, वो ये था कि उस फैमिली में एक सरकमस्टेंस चल रहे थे, कोई किसी ने उठ के पढ़ाई नहीं की। तो ये इसका कोई कार्मिक कर्स नहीं है, ये कोई कार्मिक पैटर्न नहीं है, ये एक चला आ रहा है बस। आपने इसको तोड़ दिया, अब आपके बच्चे जो हैं वो इसका फायदा होगा। लेकिन आपके बच्चे भी इसलिए जन्म ले रहे हैं आपके साथ क्योंकि उन्हें पता है कि इस कोख में जब जन्म लेंगे इस हस्बैंड वाइफ के, तो उनकी सोल को वो एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे जो वो चाह रही है। ठीक है ना, ऐसा है, ये है। अभी सर जैसे समाज की धारणा के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं और ये थोड़ी देर पहले हमने बोला भी कि लोगों ने सिर्फ धारणा बना रखी है, साइंटिफिक रीजन नहीं है। अब मैं थोड़ा साइंटिफिक रीजन के बारे में बात करूंगी। बिल्कुल। हमने देखा है एस्ट्रोलॉजी, हमने देखी न्यूमरोलॉजी, हमने आकांक्षिक भी देखा है। क्या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्हीं जैसी कुछ मैच करती है या ये तीनों चीजें अलग है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन अलग चीज है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सब देखिए ईसोटेरिक साइंसेस है। एक तो मेडिकल साइंस हो गई जिसमें आप शरीर की वो काट पीट और आपने सर्जरी करी, दांतों के डॉक्टर हो गए, आप इसके डॉक्टर हो गए, वो तो एक मेडिकल प्रोफेशन हो गया। ये ईसोटेरिक रीजंस हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। ये आत्मा से और आपकी प्लैनेट की पोजीशन इन सब से रिलेटेड है, लेकिन ये पृथक है। न्यूमरोलॉजी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कोई, न्यूमरोलॉजी जो है वो आपके नंबर्स पे कैलकुलेट कर रही है कि ये एस्ट्रोलॉजी की प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी जब आपकी पैदाइश हुई। तो उसमें वो ये बताएंगे ठीक है आपका ये समय चल रहा है, वो समय चल रहा है और इस समय ये होगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये जवाब दे रहा है आप इस जिंदगी में क्यों आए हैं, क्यों आपने ये जन्म लिया और इस जन्म में आप क्यों अपने भाई बहनों से अलग हैं, इस जन्म में क्यों आपके अंदर जो चल रहा है वो अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे अलग है। तो क्योंकि आप एक यूनिक सोल हैं जिसने ये डिसाइड करा कि मैं इस परिवार में जन्म लूंगी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको ये बताएगा कि आपका ये जो जीवन है उसमें आप क्या एक्सपीरियंस लेने के लिए आई हैं। तो कई बार लोग होते हैं वो एक सामाजिक प्रेशर के अंदर एक तरह की जिंदगी के ढर्रे पे चल रहे हैं, वही शादी, वही बच्चे और फिर वही नौकरी, और वो खुश नहीं है। वहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत हेल्प करता है ये बताने के लिए कि आपके अंदर ये जो चल रहा है कि ये नहीं है मेरी ज़िंदगी, ये तो मुझे शादी कर दी क्योंकि मैं इस परिवार में मैंने जन्म लिया, मेरे परिवार की ये प्रथा थी या बड़े बूढ़ों ने जो ठीक समझा कर दिया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ कमी है और वो कमी ना पैसा पूरा कर सकता है, ना गाड़ी पूरा कर सकती है, ना बच्चे पूरा कर सकते हैं, ना वाइफ, ना हस्बैंड, कोई नहीं। तो वो क्या चीज़ है उसका जवाब दिमाग से नहीं ला सकते क्योंकि उसका जो आंसर है वो आपकी पास्ट लाइफ में बैठा हुआ है। तो वो जो सवाल है जो आप दिमाग से नहीं ला सकते, वो दिमाग से परे जाके आप सोल के डिमेंशन में जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू, और वहाँ से फिर आपको पता चलता है। तो सर क्या जो हमारे अतीत के मुद्दे होते हैं और जो अतीत में हुआ होता है उसका तो हमें पता चल गया कि उसका इफेक्ट हमें आज की लाइफ में देखने को मिलता है, तो क्या हम आज के जो हमारे मुद्दे हैं या कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी उलझने हैं हमारी वर्तमान समय की, तो पिछले जन्म में जा कर के या फिर पिछला अतीत देख कर के क्या हम उनको सुलझा सकते हैं ताकि हमारी आज की लाइफ ठीक हो किसी पर्सन का? और मैं चाहूंगी कि आप इससे रिलेटेड कोई केस भी हमें बताएं जो आपने सॉल्व किया हो और जो ठीक हुआ हो। हाँ, देखिए एक मोटा मोटी तौर पे
जब आप खुश नहीं हैं अंदर से, तो आप किसी को भी नहीं खुश कर सकते। यस, अगर आप खुश नहीं हैं अंदर से, डीपली फुलफिल्ड नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं है। और ये बात आपको पता है, और इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, ना कोई साइकोलॉजिस्ट, ना कोई फ्रेंड, कोई नहीं, क्योंकि वो अंदर की जो व्यथा है वो आप भी नहीं समझ पा रही कि ये है क्या। तो आप जो भी कर रहे हैं वो आप एक सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हैं, तो वो गड़बड़ें होंगी। आप गलत पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद ही खुश नहीं हैं। तो आपका वाइब्रेशन तो लो है, तो आप किसको अट्रैक्ट करेंगे? आप गलत बॉस को अट्रैक्ट करेंगे, गलत जॉब को अट्रैक्ट करेंगे। गलत यानी कि वो उसमें आपका फुलफिलमेंट नहीं होगा। जब आप जान जाएंगे कि अरे मेरी गाड़ी तो गलत पटरी पे जा रही है, मेरी गाड़ी तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पता चला मेरा पर्पस तो ये है लाइफ का, और मैं इधर जा रही हूँ, तो आप अगर आप में इतनी करेज आ गई कि आपने अपने दिल की बात या अपनी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आया उसकी बात सुनी, फिर आपकी पटरी ठीक होगी। फिर आपके लाइफ में सही पार्टनर भी आएगा, सही बिजनेस भी आएगा, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, क्योंकि अब आप खुश हैं, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जिसके लिए आप इस जिंदगी में आए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा एक बैच चल रहा है, उसमें एक बहुत सीनियर मिलिट्री के ऑफिसर हैं, जिन्होंने भारतीय नौसेना में अपनी ज़िंदगी के बहुत साल दिए। अब वो सीनियर सिटीज़न है, और उनके अंदर चल रहा है कि भाई मैं सब कर लिया, इतनी अच्छी ज़िंदगी आई, लेकिन अब मेरा फाइनल जो इनिंग्स है वो क्या होगी। तो मेरे साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे। उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्हें ये दिखा कि वो एक यूरोप में कहीं पर वर्ल्ड वॉर 2 या 3 की सिचुएशन है, और उसमें वो एक सोल्जर हैं, और एनिमी के सोल्जर्स ने उनको घेर लिया और उनको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया, और वो गाड़ दिया ज़मीन में, और ऊपर से मट्टी फेंक रहे हैं, और वो हाथ पैर हिला रहे हैं, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, ऊपर से मट्टी, और दम घुट के मर गए। जैसे उन्होंने ये देखा, उन्होंने हाथ खड़ा करा क्लास में मेरी, और कहा निर्मल जी आज मुझे ज़िंदगी का सारा मेरा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक था, यानी कि जब मैं लिफ्ट में जाता हूँ या कोई भी जगह होती है जहाँ संकुचित जगह होती है, वहाँ मैं एकदम से मुझे घबराहट होती है, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं एक फ़ौजी आदमी और इतना सीनियर फ़ौजी ऑफिसर, और वो क्यों घबरा रहा है। ना तो यहाँ कोई एनिमी है, ना कोई मुझे मार रहा है, लेकिन मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ या कहीं एकदम से बहुत भीड़ है, तो वहाँ मैं एकदम से डर जाता था। और आज तक मैं किसी को ये बात बता नहीं पाया कि भाई मैं एक फ़ौजी होके कैसे घबरा रहा हूँ। अब समझ में आया कि ये पास्ट लाइफ में मुझे ऐसे मैं सांस नहीं आने से मरा था। अब मेरा क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो फोबिया जो था, आज से ही ड्रॉप हो गया। तो सर हम कह सकते हैं कि अक्सर लोगों में अलग अलग तरीके के फोबिया देखे जाता है। कोई किसी को बड़ी ऊंचाई पे जा कर के फोबिया होता है कि वो हाई हील्स पे नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें बहुत घबराहट होती है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी देख लेते हैं, लाइक डैम वगैरह, क्योंकि और या फिर रिवर्स में जब फ्लो ज़्यादा होता है वो देख लेते हैं, तब हमें घबराहट होती है। किसी को अंधेरे से घबराहट होती है, एंजाइटी फील करने लग जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा कॉमन है, लड़कियों को छिपकली से होती है। तो क्या ये भी हम अतीत से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या वाकई में ही कुछ मीन्स ही है कि नहीं ये तो बस ऐसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें रिलेटेड नहीं है। देखिए छपकली, कॉकरोच जो है वो जनरली किसी को भी... तो चलो मजाक वाला क्वेश्चन नहीं, सही, आपने सही क्वेश्चन पूछा। हो सकता है कि किसी को हो, तो इसका रिलेशन, हर चीज़ का रिलेशन पास्ट लाइफ से नहीं है। तो कुछ तो चीज़ें किसी को भी नहीं अच्छी लगती, छपकली या कॉकरोच वो तो एक जनरल बात है, लेकिन आपका जो सवाल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज्योति जी जो इस ज़िंदगी से भी रिलेटेड होती हैं। बचपन में आपको किसी ने, मेरे अपना रियल केस बता रहा हूँ, मेरी छोटी बहन है, अब तो बड़ी है, उतनी छोटी नहीं है, लेकिन जब वो छोटी थी तो मैंने एक दिन उसे, घर में लाइट गई थी तो मैंने सफ़ेद चादर ओढ़ के उसे बहुत कस के डरा दिया था अंधेरे में, भूत की तरह से।
और उसको बुखार आ गया था डर के, और वो आज तक अंधेरे से डरती है। तो उसका कोई पास्ट लाइफ से नहीं है, लेकिन अब तो खैर नहीं डरती हुई, अब उसकी समझ में आ गया, लेकिन बहुत सालों तक जब बड़ी हो रही थी तो वो अंधेरे में डरती थी। और हालांकि हमारे घर में ऐसा कोई भूत वूत प्रेत का कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी उसे डर लगता था अंधेरे से। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका जो फोबिया है, क्या वो आपकी इस जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको डर लगने लगा। उसके सॉल्यूशंस अलग तरह के हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। वो आपका दिमाग को रिवायर करना उस फोबिया को हटाने के लिए, जिससे कि वो पैटर्न जो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स में बैठ गया है उसको रिवर्स करने के तरीके हैं, और साइंटिफिक तरीके। पास्ट लाइफ रिग्रेशन तब समझ में आता है जैसे ये कैप्टन साहब की ज़िंदगी में हुआ कि उनको कोई ऐसा लाइफ में ऐसा इंसिडेंट नहीं था जिसकी वजह से उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो। तब उनको जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा तब समझ में आया। ऐसी एक और लेडी थी, वो भी मेरे क्लास में थी। उन्हें मेले, वो बोली निर्मल मैं जब मेले में जाती हूँ या कहीं मेट्रो स्टेशन या सबवे पे भीड़ होती है तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने करा, उसमें उन्हें दिखा कि वो एक हीलर थी पुराने सेंचुरीज पहले, जब हीलर्स को ऐसा डायन वाइन टाइप का समझा जाता था पुराने ज़माने में कि ये कुछ ऐसे जादू वादू कर रही हैं। उनको ना जला देते थे यूरोप में। तो उनको एक जब उनके गांव में जहां वो रह रही थी पिछले सेंचुरीज पहले, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आया कि उनको लोगों ने कहा ये डायन है, और बहुत सारे गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और वो भागने की कोशिश कर रही हैं, और उन्होंने घेर लिया सबने मिलके और उनको जला दिया जिंदा, टांग के उस पे, जैसे स्टेक्स बोलते हैं आप, लकड़ी के उस पे। तो जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये करा, एकदम से उनके दिल से उसी दिन ये उतर गई बात। अब मेरी समझ में आया है कि मैं क्यों मेले में जहाँ भीड़ होती है या मेट्रो स्टेशन में जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, क्यों मेरे अंदर ये घबराहट आती है। तो बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स जो आपके दिमाग से नहीं समझ में आते, उनका कहीं ना कहीं उनकी रूट जो होती है वो आपकी पास्ट लाइफ में बैठी होती है। जी उस केस में बहुत हेल्पफुल होता है। जी। तो सर, मैं अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से हो सकता है ये क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा, हम कब फील कर सकते हैं कि हाँ, कि ये टाइम है कि हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेनी चाहिए। कुछ ऐसे पड़ाव, कुछ ऐसे मुद्दे या कुछ जो चीज़ें जो आपके एक्सपीरियंस से हो कि इंसान को जब ये चीज़ें फील होने लग जाएं तब आपको नीड है कि ये सत्र हमें लेना चाहिए, ये थेरेपी हमें करवानी चाहिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है ज्योति जी। अगर आप सेंसिटिव इंसान हैं, सेंसिटिव यानी कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी कह लो उनसे, कुछ भी जिंदगी में चल रहा है, खाए पिए मस्त, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। मेरे हिसाब से जिन लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत भी है और फ़ायदा भी होता है, वो लोग हैं जो सेंसिटिव हैं और अवेयर भी हैं। अवेयर का मतलब है उनकी ज़िंदगी में चल रहा है कुछ, चाहे उनकी फैमिली में चल रहा है, चाहे रिलेटिव्स में चल रहा है, या उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, और उसके जवाब उनको नहीं मिल पा रहे कि ये क्यों हो रहा है, ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है। जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट है, उनका ये था कि मैं कई रिलेशनशिप्स में जा रही हूँ, लेकिन हर बार एक ही तरह का आदमी मेरी लाइफ में आता है, बस चेहरा अलग होता है, नाम अलग होता है, बट सेम पर्सन। फिर जब उनकी शादी हुई तो वही उसी किस्म का व्यक्ति जो अब्यूजिव है, नार्सिसिस्टिक है, ईगोइस्टिक है, वही आ गया। फिर उन्होंने जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में साथ कर रही थी तो ये आया कि उनके फादर भी उसी तरह के कंट्रोलिंग, सिमिलर पैटर्न। अब ये उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि हर मैन, यानी कि हस्बैंड हो या फादर हो या बॉयफ्रेंड हो, वो सब एक ही पैटर्न में क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों है। या फिर ऐसा है कि आप एक ही तरह का जॉब में जा रहे हैं, हर बार एक गलत बॉस मिल रहा है, हर जगह वही कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, आप जॉब बदल रहे हैं और हर जगह वही कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। जब ऐसा पैटर्न रिपीट होने लगता है, तीसरा कारण होता है जब आपको
ये लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, जो मेरी कहानी थी। सब कुछ है, अच्छे परिवार से आप आए हैं, कोई कमी नहीं है। आपको अच्छा जॉब भी है, आपके पास सब जो मटीरियल चीज़ें होती हैं वो सब है आपके पास, लेकिन जीवन में कमी है। अंदर है कुछ जो खालीपन है, वो खालीपन ना चीज़ों से भर रहा है, ना जगहों चेंज करने से भर रहा है, ना जॉब चेंज करने से भर रहा है। तो वो क्या है? ये सारे जब सवालों के आपके दिमाग में आते हैं, तब आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए। यानी कि अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जब आपके ना तो दोस्त आपको बता पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, या जो वो बता रहे हैं वो इट डजंट मेक एनी सेंस, उसका कोई सेंस नहीं बैठ रहा है। आपके सारे शुभचिंतक आपको अलग अलग आंसर दे रहे हैं, नहीं बैठ रहा है समझ में। तब आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाना चाहिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब हो सकता है आपकी इस जिंदगी से रिलेटेड नहीं है। और पिछले जीवन में ये था कि कुछ पिछले जीवन में क्या लेसन्स आपको सीखने हैं इस जिंदगी में, इसलिए आपको इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरना पड़ रहा है, जिससे आप वो लेसन्स समझें और सीख लें, जिससे कि आप आगे बढ़ सके, ऊपर बढ़ सके जिंदगी में। वरना वही ढर्रा रिपीट होएगा, फिर आप जन्म लेंगे, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ ब्रेकर, वो ब्रेक करता है पैटर्न को और खट से आपकी जिंदगी को दूसरे पैटर्न पे ले आएगा। जी, अब मैं थोड़ा सर आपके ऊपर आऊंगी। क्या आपने अपने ऊपर कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यूज की है? बिल्कुल। आपने क्या देखा? इफ यू डोंट माइंड आप शेयर करना चाहें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो थेरेपिस्ट करा रहे हैं जी। तो शायद उनकी लाइफ को वो व्यूवर्स को कनेक्ट करके बता पाएंगे कि मेरे साथ ये हुआ था और आज मैं यहाँ बैठा हूँ ये कराने के लिए। क्यों? क्योंकि शायद मेरा अतीत वो ऐसा था। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आपने कब किया और आप उस लाइफ में क्या थे, कैसे थे? शायद ये रास्ता आज आपने आज इसलिए तक अपनाया। कैमरा पे ये बात बोली नहीं है, लेकिन क्योंकि आप पूछ रही हैं तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि बचपन में मैं एक बहुत खिलवत पसंद बच्चा था। खिलवत मतलब होता है कि खामोशी पसंद। और मैं उस तरह का लड़का नहीं था जैसे सब लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, झपट रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार पिटाई चल रही है, और मैं बिल्कुल अलग बैठा हूँ। और मेरी समझ नहीं आता था क्यों मुझे इन चीज़ों को करने मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ा बड़ा हुआ तो लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, या वो सब चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, और मैं फिर विड्रॉन हूँ, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है। और इसमें कहीं ये नहीं था कि ये गलत कर रहे हैं या ये गलत है, ये लग रहा था कि ये मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं इस तरह से एक बहुत ही खामोशी में जीता रहा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तब छोटा था, इतना तो सोचने की समझ नहीं थी। कॉलेज गया, फिर ये लगे कि यार ये तो मेरा इंजीनियरिंग तो मेरा रास्ता नहीं है, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट था तो एक अच्छे कॉलेज में चला गया, लेकिन वहाँ लगा ये नहीं है। तो फिर मैंने फौज में गया, वहाँ फिर वही थोड़े साल बाद फिर वही खालीपन का एहसास, और समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ होते हुए इतना अच्छी ज़िंदगी जो लोगों को नहीं मिलती है वो मुझे मिल रही है, फिर भी क्यों परेशान हूँ। जिसे लोग कहते हैं ना खाए पिए की प्रॉब्लम है, पेट भरा हुआ है ना इसलिए तुम्हें ये बेकार में बोर हो रहे हो, लेकिन वो नहीं था। कुछ और गहरी एक प्यास थी जो बुझ नहीं पा रही थी इन खेल खिलौनों से। लगा चलो शादी हो जाए तो शायद जीवन में एक साथ मिलेगा, चलेगा। तो वो भी हो गए, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, सब कुछ है। एक अमेरिका में एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूँ, एक बहुत सक्सेसफुल मैं कॉर्पोरेट करियर रहा मेरा, फिर भी खालीपन है। तो जब मेरे को ये लगा कि ये मेरा रास्ता नहीं है, तो उससे मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ से और रुझान बढ़ा था। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब मेरी लाइफ में आया तो जो चीज़ें एकदम से खुलना शुरू हुई, तो लगा यही तो मेरा रास्ता है। फिर मैंने उन चीज़ों को लिखना शुरू करा, क्योंकि मुझे लगा ये तो अजीब सी बातें आ रही हैं कि तुम 700 साल पहले हिमालय में ऐसे जन्म हुआ था तुम्हारा, और ऐसा एक साम्राज्य था, वहाँ पे तुम जन्मे थे, और वहाँ एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी थी, तुम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इस तरह का मैं आपको बताता हूँ। फिर जब मैंने वो बुक में लिखना शुरू करा जो जो मुझे उतर रहा था, और वो बुक फिर 10 साल में मैंने पब्लिश करी, द जोधा मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से। वो पूरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे मेरी कहानी है, कैरेक्टर का नाम बदल दिया है। तो उसमें ये निकल के आया ज्योति जी कि मैं 600-700 साल पहले हिमालय में एक साम्राज्य था
जो बहुत हज़ारों साल से चल रहा था, और बहुत एक अबंडेंट जिसे बोलते हैं, हर तरीके से सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि समृद्ध था। हाँ जी। था, और वो उसमें कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत प्यार से जीते थे, और वो एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी थी जो सेल्फ सफिशिएंट समृद्ध थी। फिर वहाँ पे कुछ ऐसे फोर्सेस आई जिनकी वजह से उनको वहाँ से सब खत्म करके जाना पड़ा, और वो पूरा जो उनका रहने का जो ढंग था, द वे ऑफ लाइफ, वो बहुत अलग था हमारी सोसाइटी की लाइफ जो हम जीते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ लेकिन अबंडेंट लाइफ। तो वो लोग सेलिब्रेट भी लाइफ को बहुत करते थे, खुश रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो बाबा जी बन के या बहुत हालांकि वो बहुत स्पिरिचुअल लोग थे, लेकिन लाइफ में खुशियाँ भी बहुत थी, सेलिब्रेशन भी बहुत था। तो दोनों चीज़ जी रहे थे वो। तो जब ये समझ में आया तो मुझे फिर लगा कि यही तो मेरी लाइफ में मुझे अच्छा लगता है, कि स्पिरिचुअल भी हूँ लेकिन मुझे जीवन को सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, जीवन में खाओ पियो, अच्छे कपड़े पहनो, खूब खुश रहो, खूब एन्जॉय करो लाइफ को, जगह देखो, लोगों से अच्छे से मिलो, और एक अच्छे इंसान भी बनो। तो ये दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्पिरिचुअल बनना है तो आपको ये ज़िंदगी छोड़ के एक बाबा जी बन के पहाड़ों पे गुफा में बैठ जाना है, या आपको मंक बन जाना है, ऐसा नहीं है। और आप एक दोनों जीवन जी सकते हैं एक साथ, यानी कि आप परिवार को भी चला सकते हैं और बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। आप इस ज़िंदगी में जॉब भी कर सकते हैं और आप बहुत डीपली स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। तो ये सब जब चीज़ें मेरे उसमें आई, तो ये आया कि मुझे इस तरह का जीवन जीना है, और इस जीवन में मुझे वापस वो जो कम्युनिटी थी वो बनानी है। तो इस वक्त जो मेरा पूरा रास्ता है वो उसी को बनाने में लगा हुआ है, कि एक बहुत स्पिरिचुअल कम्युनिटी बने जो उस रास्ते को फॉलो करे, और उस जो पूरी फिलॉसफी है वो जोधा मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से मैंने पब्लिश करी। ओके सर, तो अब जोधा का नाम आ ही गया है, तो मैं जानना चाहूँगी आपने इसका नाम जोधा ही क्यों रखा है? इसके पीछे क्या रहस्य है? आप तो इतने बढ़िया सवाल पूछती हैं भाई, कमाल है। जोधा जो है, ये आपको शब्द गूगल में कर लीजिए, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये शब्द डिक्शनरी का है ही नहीं, ये दैट्स द मैंने रीज़न, बनाया। क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्च कर चुकी हूँ अच्छा। उसको, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी स्टोरी से रिलेट करते हुए वहाँ पहुँचूँगी। तो बहुत बढ़िया, हो आपने सकता है, मेरे को ऐसा लगा कि आप स्टोरी बताएँगे तो शायद मैं वो वर्ड का मीनिंग समझ लूँगी। बट यहाँ पे तो फिर आपने अपना बताया, मैंने आपके अतीत के बारे में पूछा। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि अच्छा वहाँ पे मैं स्पिरिचुअल था। ठीक है भई, वहाँ भी मुझे जोधा वर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा, प्रेज़ेंट लाइफ़ में भी जोधा वर्ड नहीं दिख रहा है, तो कुछ और रहस्य है जो वर्ड आपने इसका यूज़ किया। कमाल क्योंकि है। मेरे माइंड में कल भी घूम रहा था, आज भी घूम रहा है। अब आप इसका आंसर दीजिए, ये जोधा वर्ड ही क्यों? आप क्या है इसके पीछे इतने रहस्य? अच्छे सवाल कैसे पूछ लेती हैं? खैर मैं बताता हूँ। तो जोधा जो है वो 2 शब्दों से बना है। एक है ज़ोरबा और एक है बुद्धा। ओके। ज़ोरबा जो है वो एक कैरेक्टर है जो एक ज़ोरबा द ग्रीक के नाम से एक बुक पब्लिश हुई थी बहुत ज़माने पहले, मेरे फादर के लाइफ टाइम में। फिर वो हॉलीवुड में उसकी मूवी बनी, जिसमें हॉलीवुड के एक्टर एंथनी क्विन ने एक्ट करा, बहुत फेमस मूवी हुई। उसमें जो कैरेक्टर था उसका नाम था ज़ोरबा। ज़ोरबा कैरेक्टर की एक खासियत थी कि वो ज़िंदगी को खूब एन्जॉय करता है, मतलब खाता है, पीता है, और बहुत अच्छा इंसान है। वो एक खराब इंसान नहीं है, एक बहुत खूबसूरत इंसान है जो बिलीव करता है कि ज़िंदगी में खूब खुश रहो। तो वो रोज़ मेहनत करता है दिन भर, और शाम को जो है वो सेलिब्रेट करता है लाइफ को। बुद्धा जो है ऑन द अदर हैंड एक बहुत सीरियस, खामोश मेडिटेटर है, जो एक बहुत स्पिरिचुअल है। तो जो ज़िंदगी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं लाइफ जी रहा था, जिसको मुझे जीवन मैं ये चाह रहा था, क्या ये पॉसिबल है कि आप दोनों लाइफ एक साथ जी सकते हैं? कि आप एक महात्मा भी हैं, संत नहीं कह रहा हूँ, महात्मा। महात्मा का जी। मतलब जो एक आत्मा है जो अपने को प्योरली जी रही है, ऑथेंटिकली जी रही है, और सीक्रेट ढंग से जी रही है, और वो इस समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी सेलिब्रेट करिए। अच्छी जगहों पे घूम रही है वो आत्मा, खाना अच्छा खा रही है, कपड़े अच्छे पहन रही है, खुश है, जीवन भी जी रही है, फैमिली लाइफ भी जी रही है। तो क्या ये, तो लोगों ने कहा निर्मल ये 2 नाव पे सवार होने वाली बात है, ये नहीं चलेगा। तो मैंने इसको मैंने कहा मेरे अंदर से तो यही आ रहा है,
तो मैंने उसको पूरा जी के देखा और मैंने ये निकाला ये पॉसिबल है कि आप एक ज़ोरबा भी जी सकते हैं और बुद्धा भी हो सकते हैं। इन दोनों को आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि या तो आप एक बुद्धा की तरह आप सब छोड़ के, फैमिली को छोड़ के आप जंगल में जाके गायब हो गए, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप फैमिली में रह के एक बुद्धा बन सकते हैं। जो उनकी वाइफ ने पूछा था कि आपको भागने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझसे कह देते तो मैं आपको यहीं पे सब करा देती, क्यों आप हम लोग को छोड़ के चले गए? ज़ोरबा है तो लोग ये सोच रहे हैं नहीं, अगर हमें ज़ोरबा बनना है इसका मतलब है हमें तो पूरी तरह से खाना पीना और सब अय्याशी करनी है। तो जोधा जो है, ज़ोरबा से जेड ओ लिया और बुद्धा से यू डबल डी एच ए लिया और इसको मैंने बना दिया जोधा, यानी कि ज़ोरबा द बुद्धा, जो जीवन को पूरी तरीके से भी जी रहा है और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति भी है। इस तरीके से ये जोधा नाम मैंने बनाया। ओके, अब मुझे मिला ना, जो अब मिला शायद व्यूअर्स को भी मिलेगा। थैंक यू, आपने इतना अच्छा और सवाल पूछा। हो सकता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी अच्छे से मिलेगा कि सर ने ये जोधा वर्ड यूज ही क्यों किया है। थैंक यू ज्योति। तो सर जैसे कि अभी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की तरफ वापस आती हूँ। जब हम ये थेरेपी करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को देखते हैं, संभालते हैं, जब आप उनके अतीत में जाते हैं तो क्या उन्हें किसी प्रकार का जोखिम भी होता है? मीन्स मान लो थेरेपी हो गई है, कंप्लीट हो गई है और वो वापस प्रेजेंट हो गए हैं, तो क्या उन्हें कुछ मेंटली, फिजिकली किसी तरीके की कुछ महसूस होना शुरू हो, या फिर कोई मतलब ये लगे कि नहीं मैंने तो गड़बड़ कर दी है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का जोखिम उन्हें देखने को मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे बहुत खुशी आपने ये पूछा, क्योंकि हमारे समाज में इसको लेके बहुत गलत धारणा है कि अरे क्या मैं वहीं अटक जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा कहीं वापस ही ना आ पाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं माफ़ी चाहूँगी आपको रोकने के लिए। नहीं, हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, मूवीज़ एक्स्ट्रा, जहाँ पे जैसे किड्स मूवी आती है, हम कई बार देखते हैं कि हम एक एक कार्टून भी आता है। मैं बहुत निम्न स्तर से पूछ रही हूँ क्योंकि शायद वो लोग जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। डोरेमोन, शायद आई थिंक राइट, डोरेमोन होता है वो, अपनी वो निकालता है पॉकेट से, कुछ भी निकालता है, टाइमर की, वो वहाँ पहुँच जाता है तुरंत। ठीक है, अच्छा, तो कई बार वो क्या करता है कि वो रुक जाता है वहीं पे, वो बोलता है कि ओ शिट हम तो यहाँ आ गए, गलत हो गया है, अब टाइम पे जाएगा। तो वो शायद लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ कि कभी थेरेपी के दौरान हम पहुंच रहे अतीत में वहीं रह जाएं, या हो सकता है हम यहाँ लेट रहे हैं, थेरेपी करा रहे हैं, हम उठ ही ना पाएं। तो ये तरीके की चीजें होती है। तो मैं चाहूंगी कि मैं व्यूवर्स उस चीज को अच्छे से समझें कि कितना इसमें जोखिम है और कितना आप उसको लाभ दे सकते हैं और क्या ठीक हो सकता है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये सब कहानियां हैं, तो मीडिया जो है, मूवीज जो हैं, वो तो एक ऐसी टीआरपी के लिए, मूवी हिट करने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाती हैं जो लोगों को मज़ा आएगा या डर लगेगा। तो उस सब को छोड़ के साइंटिफिक जो प्रोसेस है वो बहुत सेफ प्रोसेस है। इसमें पास्ट लाइफ में आप ऐसे ही बैठते हैं जैसे मैं और आप बैठे हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ आंखें मीचिए और रिलैक्स करिए, और फिर मैं आपको गाइड करूँगा धीरे धीरे। और इसमें सपोज करिए, एक पहली बात तो ये कि आपकी सोल आपको वो वही दिखाएगी जो आप जानना चाहती हैं। वो आपको कोई भी अनवांटेड चीज़ नहीं दिखाएगी, क्योंकि सोल आपकी है। उसमें ना मैं एंटर कर सकता हूँ, ना डॉक्टर ब्रायन वाइस कर सकते हैं, ना बुद्धा, ना महावीर। आपकी सोल में कोई नहीं झांक सकता है आपको छोड़कर। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि मैं जाके तुम्हारी सोल में घुस के देख लूंगी और तुम्हारे कर्मा भी ठीक कर दूंगी, थोड़ा पैसा और देना तो मैं सही कर्मा चेंज करके लगा दूंगी। ये बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। तो जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। तो सपोज करिए कहीं आप अनकंफर्टेबल भी हो गए, सपोज करिए, और आपको कुछ दिख रहा है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, आप आंखें खोल लीजिए, आप रिग्रेशन से आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप मेरी आवाज़ तो पूरी सुन रहे हैं पूरी तरह से, और आप अलर्ट हैं, अवेयर हैं पूरे टाइम पे। तो आप धीरे धीरे टाइम में पीछे जा रहे हैं, लेकिन आपको लगा ओहो ये नहीं, ये तो मुझे घबराहट हो रही है ये चीज़ देखने में। ऐसा होता नहीं है, बहुत 1 और 2% अगर केस में ऐसा कुछ आया भी, और कुछ लोग सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, तो उनको मैं ये कहता हूँ फट आंखें खोल लेना बस। तो फट से आंखें खोल लेते हैं और आप यू आर आउट ऑफ द रिग्रेशन।
तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत साइंटिफिक है, इसमें कोई जोखिम नहीं है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि इसको 2-3 लोगों को मैं मना करता हूँ ये करने को। एक तो जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है और वो मेडिसिन्स में हैं, या बाइपोलर जिन लोगों को डिज़ीज़ है, या फिर उनको एंग्जायटी अटैक आते हैं और वो बहुत मेडिसिन्स ले रहे हैं, या फिर कोई प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेज में है जहाँ ज़्यादा इमोशंस में नहीं जा, इन लोगों को मैं मना करता हूँ क्योंकि वो मेडिकेशन में है और वो अगर इमोशनल चीज़ें और हो गई तो उन्हें और परेशानी होगी। तो उन लोगों को मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि एज़ अ थेरेपिस्ट ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप लोगों को सही एडवाइस करें। तो अगर आपको ये बीमारियां हैं तो आप मेडिसिन्स पर हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस आपको नहीं करना चाहिए। बाकी जो नॉर्मल हम लोग की तरह लोग हैं और जो जिनको ये जानना चाहते हैं कि यार मेरी लाइफ में कुछ गलत, मतलब सही रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ, उनके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत ही रामबाण प्रोसेस है। लेकिन सही लोगों के साथ आपको सही मेंटर ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक कोर्स कर लिया 2 दिन का, आपने सर्टिफिकेट ले लिया और शुरू कर दिए, आपने अपने ऊपर तो काम करा ही नहीं है। और जो आपको दिख रहा है उसको आप डिकोड कैसे करेंगे? सपोज करिए आपको लोगों को मेटाफॉर्स में दिखता है, यानी कि आपको ये नहीं दिखेगा कि मैं ये थी या वो था, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या थे, उसका क्या मतलब है, इस जिंदगी में उससे क्या फायदा हुआ। सपोज करिए आप राजकुमार थे पिछले जन्म में, उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन राजकुमार थे और आपके साथ ये हुआ और आप मर गए ये करते हुए, तो वो जानना जरूरी है कि क्या काम इनकम्प्लीट रह गया था। जैसे मेरा ये काम इनकम्प्लीट रह गया था कि वो कम्युनिटी बनने से पहले वो जो मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसमें ये पूरा लाइफस्टाइल का लिखा था कि जिंदगी को कैसे लीड करना है, वो गुम गई थी। तो इस ज़िंदगी में वो मैन्युस्क्रिप्ट वापस लानी है, वो पूरा लाइफ़स्टाइल वापस लाना है, तो वो मेरा पर्पस है, तो मैं उस पर्पस पे चल रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत सेफ प्रोसेस है और इसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन उन लोगों से बचिए जो आपसे को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जाके तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये हुआ, तो तुम इतने पैसे दो फिर मैं ठीक कर दूंगा उसे। जी, जैसे कि अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था, आपके आंसर देने के बाद, कि कोई भी क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल मैं ही क्लाइंट हूँ और मुझे जानना है, तो मैं कैसे पहचानूंगी कि ये थेरेपिस्ट मेरे लिए अच्छा है? क्योंकि वो तो पहली बार उनसे मिल रहा है, लाइक मतलब बता दिया गया भाई हाँ ठीक है ये थेरेपिस्ट है, आप इसके पास चले जाइए। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, हम पूछ लेते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो कोई रिकमेंड कर देता है भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो कोई भी इंसान जिसको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है बट वो फिर भी चाह रहा है वो कराना, तो वो कैसे पहचानेगा कि ये थेरेपिस्ट मेरे लिए अच्छा है? जैसे अभी आपने बताया कि वाकई में ही कुछ थेरेपिस्ट हैं जो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि हम आम लोगों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि क्या मेरे पिछले जन्म में हुआ, वो मैंने देख लिया है। बाय चांस ऐसा कुछ है जो मुझे लग रहा है कि समाज के सामने नहीं आना चाहिए, वो फिर उनको बोलेंगे कि मैं आपके अतीत के बारे में जानता हूँ या मैं आपकी लाइफ के बारे में जानता हूँ, मैं ये आगे बता दूंगा या ये लीक कर दूंगा। तो हो सकता है उसके पीछे उनका ग्रीडीनेस हो, जो भी है। तो सबसे पहली चीज़ ही तो यही है कि हम कैसे अपने थेरेपिस्ट को पहचान सकते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट है और ये सबसे पहले ये हमारे लिए सेफ है। बहुत अच्छा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम थेरेपिस्ट से जाके पूछें जिससे हमें अनुभव हो जाए कि हाँ ये ठीक है हमारे लिए। तो ऐसा कुछ रास्ता या ऐसा कुछ सॉल्यूशन सर जो व्यूवर्स अगर बाय चांस करा रहे हैं तो उन्हें अपने थेरेपिस्ट को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है क्योंकि देखिए एक इंसान की एक वाइब होती है, उसके एक वाइब्रेशंस होते हैं जो हर इंसान के अंदर वो एक मौजूद होता है, इंट्यूशन, जिससे आपको फील हो जाएगा कि ये इंसान अच्छा है, इसके वाइब्रेशंस, इसकी वाइब कैसी है, ये हम सब के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग दूसरे की वाइब देखें कि आपको कैसा फील हो रहा है उसकी प्रेजेंस में। क्या वहाँ पे आपको एक ग्रीडी बिजनेसमैन दिख रहा है या एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान दिख रहा है? पहली बात तो वाइब्स बहुत ज़रूरी है, उस पर आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटे अगर तुम्हें इस स्ट्रेंजर के सामने ठीक नहीं लग रहा है तो भागो, वहाँ से निकलो। तो एक थेरेपिस्ट के साथ आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि उनकी जो वाइब है, क्योंकि वाइब को आप नहीं छुपा सकते। आप शब्द बहुत चिकने चुपड़े बोल सकते हैं, आप अच्छे स्पीकर भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी वाइब है वो अंदर की कहानी बता देगी। तो सबसे पहली बात यह कि अपनी वाइब को ट्रस्ट करें। उसके बाद आप ये सवाल पूछें कि
अगर वो ऐसी बातें कर रहा है कि भूत है, प्रेत है, तो आप वहाँ से निकलिए। कोई इस तरह के डर आपको दे रहा है कि ये भूत प्रेत का चक्कर है, मैं हटा दूंगी या हटा दूंगा, या फिर कोई आपसे ये कह रहा है तुम्हारे खराब कर्म है, तो ये सब डराने के तरीके हैं ना। जब आपको डराएगा कोई, और हमारे समाज में कर्म, भूत प्रेत के बारे में बहुत अंधविश्वास फैले हुए हैं, तो उनका फायदा उठाते हैं लोग कि तुम्हारे ऊपर मुझे भूत प्रेत दिख रहे हैं, काली छाया दिख रही है। ऐसे लोगों से बहुत दूर भागिए, ये लोग ठीक लोग नहीं है। या फिर वो ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत खराब कर्म करें। अब आदमी तो डर गया सुनते ही, वो कहेगा, और वो कहेंगे तुम्हारे कर्म की वजह से तुम्हारे पूरे परिवार को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डरा रहा है ना। बजाय कि एक व्यक्ति को वो एनकरेज करे, वो उसको डरा रहा है, और डरे हुए व्यक्ति को आपने, इसका मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप। तो कोई, अगर आपको इस तरह का महसूस हो रहा है कि थेरेपिस्ट से आपने पूछा और वो कह रहा है नहीं इन सब चीज़ों को मैं ठीक कर दूंगा, देखिए आपके कर्मों को कोई ठीक नहीं कर सकता है, आपके कर्मों को आप ही ठीक कर सकते हैं। कोई अगर ये कह रहा है मैं आपके रिकॉर्ड्स में चली जाऊंगी, वहाँ जाके तुम्हारे कर्म पढ़ लूंगी, मैं तुम्हारे जाके कर्म वहाँ से मिटा दूंगी और नए कर्म लिख दूंगी, प्लीज़ रन अवे फ्रॉम देयर। ये आपकी सोल, आपकी अपनी सोल है, उसमें ना मैं झांक सकता हूँ, ना कोई और थेरेपिस्ट झांक सकता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे इसमें मुझे लीड करेंगे। और अगर वो ये कह रहे हैं मैं पढ़ लूँगा आपका सोल, प्लीज़ उससे दूर रहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपको डरा के पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे सोसाइटी में ज्योति जी बहुत सारी इस तरह की धारणाएं हैं कि कर्म को लेकर डरा देना, भूत प्रेतों को लेकर डरा देना, पिछले जन्म में आपने बहुत खराब काम करे हैं, या फिर आपको ब्लैकमेल का, आपको ये डर लगे कि मैं इनके सामने कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही हूँ, देन वो ट्रस्ट करिए आप अपने इंट्यूशन को। ठीक है जी, ठीक है सर। या फिर कोई आपको ऐसे भी कह रहा है कि मैं आपको पीएलआर का टीचर बना दूंगी, 2 दिन का, 3 दिन 4 दिन का 4 कोर्स का मेरा कोर्स करिए और मैं आपको सर्टिफाइड टीचर बना दूंगा, ये गलत है। इसके पीछे बहुत साधना होती है, ये एक डीप काम है। ये ऐसा काम नहीं है जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर में आपको टाइप करना सिखा दिया और आप टाइपिस्ट बन गए। ये अंदर का डीपर काम है। ये काम जाति स्मरण में सालों 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 साल लगते थे, बहुत डीप साधना के बाद। उसी तरीके से आजकल की जो प्रोसेस है हिप्नोसिस की, उसको भी सीखना, और सीखने के बाद वो एबिलिटी आना कि आपको जो दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि मुझे स्नेक दिखा या मेरे लेफ्ट हाथ में दर्द हुआ, इसका क्या मतलब है सर? तो इन चीज़ों को डिकोड करना ये बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। वो इसका मतलब ये नहीं कि सांप आपके घर में आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर से एनर्जी, जैसे सांप का है कुंडलिनी, हम लोगों को पता है कि तो वो इस शेप में हमको दिखती है सांप की भांति, सुषुम्ना में से एनर्जी बढ़ रही है, तो उसको डिकोड करना ये असली काम है। इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इतना मामूली काम नहीं जितना हमारे समाज में आजकल थेरेपिस्ट छोटे छोटे कोर्सेज बना के बेच रहे हैं कि हम तुम्हें टीचर बना देंगे, और वो टीचर बन गए जो 2 दिन में कोर्स करके वो फिर लोगों को उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। जी, तो सर जैसे अभी आपने बताया सांप के बारे में, और लाइक कई बार हमारा आम समाज नॉर्मल, ना तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो थेरेपिस्ट हैं, ना उनकी जो छोटा मोटा कोर्स करके, जो आम समाज है उसमें ये भावनाएं होती हैं कि सपने में ये दिखा है तो ये होगा, ठीक है। कोई मतलब फॉर एग्जांपल किसी की मृत्यु का अगर कोई संकेत दे रहा तो बोलेंगे कि ठीक है आपको शनिदेव जी दिखेंगे बैल के आते हुए, यमराज जी दिखेंगे बैल पे आते हुए, हाँ। ठीक है। कई बार ये बोला जाता है कि अच्छा ये बर्थ मार्क है, बर्थ मार्क को लेकर के भी हम अतीत से जोड़ते हैं। अक्सर कई बार लोगों को एक ही सपना बचपन से लेकर के उनके प्रेजेंट डे तक दिखता रहता है, वो भी हमारा अतीत से जुड़ा होता है। जी। तो ये मिथ कहाँ है? मतलब जो हमारे बचपन से लेकर अभी तक जो हमें डेली एक ही सपना दिख रहा है, क्या वही अतीत से जुड़ा है, या फिर सामाजिक तौर पे जो ये बातें फैली हुई हैं वो हमारे अतीत से जुड़ी हुई हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जो आपको सपने दिखते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई या बच्चे के साथ ये हो रहा है मेरे, वो आपकी मानसिक दशा का पता देते हैं, ना कि उसका। किस तरीके से कि आपको अपने बच्चे से बहुत प्यार है
और आप उसकी सुरक्षा करना चाहती हैं एज अ पेरेंट, तो आपके अंदर ये तो कंसर्न है ना कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो अगर आपको ये सपना दिख रहा है कि कुछ हो गया उसे, और आप डर के उठ गई कि अब आप 2 दिन तक परेशान हैं कि उसे पार्क में मत खेलो, यहाँ मत जाओ, उसका ये मतलब नहीं है उसे कोई खतरा है। वो आपकी मानसिक दशा का पता दे रहा है कि आप, क्योंकि आपके दिमाग में ये कंसर्न है कि, और आपका लगाव है बच्चे से, तो ये आपका पता दे रहा है कि मुझे ये सपना दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये सपना दिखता था कि मैं बचपन से दिखता था, अभी भी दिख जाता है कई बार, कि मैं एग्ज़ाम देने में, एग्ज़ाम चल रहा है और मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्ज़ाम चल रहा है और 2 घंटे का समय, और मैं पहले ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ और मेरे से पेन नहीं उठ रहा है और मेरा हाथ और टाइम ख़त्म हो गया और मैं जवाब नहीं दे पाया। तो क्योंकि मैं एक स्टूडियस बच्चा था और पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरे को ये बार-बार सपना आता था, ये बता रहा था कि तुम अपनी पढ़ाई को लेके कितना स्ट्रेस में हो, कितना चिंतित हो। ये मेरे दिमाग का पता दे रहा था, इसकी कोई सच्चाई नहीं थी असली में। तो पहली बात तो ये है कि जो सपने दिखते हैं, वो आपको ये देखना है कि मेरे दिमाग में क्या इस चीज़ को लेके चिंता है कि किसी की मृत्यु ना हो जाए, मेरे परिवार को कोई संकट ना आ जाए। साँप दिख रहा है, ये सब जो चीज़ आपको डर लगती है, वो आपको दिख रही है सपने में। क्योंकि सपने क्या है कि रात में जब आपका माइंड जो है रीऑर्गनाइज़ कर रहा है, क्योंकि दिन भर आपने काम करा, तो रात में वो मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो आप आधी सपने में हैं और उसमें जो आपके असली लाइफ़ में जो डर हैं, वो सपने के रूप में आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि एक सपना बचपन से दिख रहा है, उसके पीछे आपको ये फिर अपने से सवाल करना है कि क्या मेरी ज़िंदगी में एक डीपर लॉन्गिंग है, एक बहुत यर्निंग, लॉन्गिंग, जो डिज़ायर से अलग है। डिज़ायर तो ये हुआ कि अब ये गाड़ी दिख रही है, बड़ी अच्छी है, ये गाड़ी नई आई है, ये लेना है, ये डिज़ायर है ना? जी। या ये फैशन चल रहा है, इस तरह के मुझे साड़ी या सूट खरीदना, ये आजकल बड़े फैशन में, ये डिज़ायर हुआ। लेकिन एक ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक एक पैटर्न चल रहा है जो आपकी डीपर लॉन्गिंग है, एक बहुत गहरी प्यास है जो कंटिन्यूअस बनी हुई है। आप जीवन में आपके पढ़ाई कर ली, वो बनी हुई है प्यास। आपने शादी कर ली, लेकिन वो एक अंदर एक लॉन्गिंग जिसे बोलते हैं, वो मौजूद है। तो वो आपको कंटिन्यूअसली हो सकता है सपने में आए। अब आपने कहा ना, जैसे जैसे किसी को बैल या वो उसमें जो उनका रिलीजन है, वो जो बैल है, क्या नाम था उसका, वो जो शिव जी का बैल है, नंदी बैल। नंदी बैल। नंदी जी। अब देखिए, किसी और रिलीजन के बंदे को नंदी बैल तो नहीं दिखेगा ना। अगर कोई क्रिश्चियन है, उसे क्या दिखेगा? उसे तो क्रॉस दिखेगा। जी। नंदी बैल किसको देख रहा है? जो एक रिलीजन के है। कोई दूसरे रिलीजन का है, उसको अपने से, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली दिमाग उसी से एसोसिएटेड है। अब सर, इसी में मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने जैसे बोला कि वो क्रिश्चियन को क्रॉस ही दिखेगा, वहीं पे आज का समाज हमारा लगभग फॉरेनर्स ही हमारे हिंदू धर्म को अपनाते जा रहे हैं। क्यों? आज आप वृंदावन की गलियों में देख लीजिए, आप ज़्यादातर फॉरेनर्स को देखेंगे, वो अडॉप्ट करते मिलेंगे। बाहर भी इस्कॉन टेम्पल्स ओपन हो गए हैं। उनसे जब पूछा जाता है, तब वो बोलते हैं कि हाँ, हमने जैसे हमारे धर्म में गौ माता देखी गई हैं, या कुछ इस तरीके की घटनाएँ हमारे साथ घटित हुई हैं, जिससे हम इस धर्म की तरफ बढ़ चुके हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन से तो संबंध नहीं है, लेकिन ये सवाल बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। हिंदुइज़्म जो है, जो सनातन है, वो एक काइंडनेस का, कंपैशन का धर्म है। ये एक धर्म है जिसमें ये बातें सिखाई जाती हैं कि आप लोगों की मदद करें, आप एक चींटी को भी ना मारें। आप, अच्छा, कुछ धर्म हैं जहाँ गिल्ट और शेम, ये बहुत हर उस धर्म में कूट-कूट के भरे हुए हैं। जो आपने वेस्टर्न की बात बताई, वहाँ की जो एक धर्म है बहुत बड़ा, उसमें गिल्ट कि तुम्हें भगवान मारेगा, वहाँ जलाएगा, तुम्हें उसमें तेल की उस कढ़ाई में जलाया जाएगा। तो फ़ियर, गिल्ट और शेम प्रधान है। तो वो बचपन से जब जाते हैं, तो उनको सिर्फ गिल्ट और शेम में जीना पड़ता है। तो जब वो देखते हैं एक धर्म है जहाँ सिर्फ ब्यूटी, प्रेम,
साधना, संवेदना, कंपैशन, काइंडनेस, तो वो एकदम से कहते हैं यही तो हमारी आत्मा का सही नेचर तो प्यार है, हमारी आत्मा का सही नेचर तो काइंडनेस है, सेक्रेडनेस है। तो जब उन्हें ये चीज़ दिखती है तो एकदम से चौंकते, ये हमारे धर्म में तो है ही नहीं, हमें तो रात दिन ये बताया जा रहा है कि तुमने ये गलती करी, तुम ये पाप कोड़े पड़ेंगे। दूसरे धर्म में लीजिए, वहाँ ये है कि तुम अपने को मारो, अपने को प्रताड़ो, तुमने ये करा है, तुम्हें ये ज़िंदगी तुम्हारी मेन नहीं है, ज़िंदगी के बाद तुम्हें असली ज़िंदगी शुरू होगी। हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म है, मतलब हमारे यहाँ से मेरा मतलब जो इंडिया में जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म जो है, वहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, ये जो तुम्हारी शरीर है ये एक मंदिर है, ये शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है, ये कहीं और नहीं बताया जा रहा है। वहाँ यार तुम्हारा ये शरीर बेकार है, शरीर तो तुम्हारा असली तुम्हारी मौत के बाद शुरू होगा जी। यहाँ ये कहा जा रहा है कर्म प्रधान है। इस जीवन में अगर तुमने जानवरों को मारा, कीड़ों को मारा तो अगले जन्म में तुम्हें इस तरह से सिखाया जा रहा है बच्चों को, उन्हें प्यार, रिस्पेक्ट, कंपैशन, काइंडनेस। तो ऑब्वियसली हमारी जो सोल है उसका असली रीज़न जो है इस धरती पे आने का है, वो यही लेसन सीखने का है, लेसन्स ऑफ लव, काइंडनेस, कंपैशन, नॉन प्रेजुडिस, यानी कि बांटो मत, लोगों को प्यार करो, जोड़ो। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं इसमें। तो सर क्या हम इसको कह नहीं सकते कि शायद ही अतीत से कुछ जुड़ा हो तभी हमारी सोल्स कनेक्ट कर पा रही हैं उसको? देखिए, अतीत से तो जुड़ा ही होगा, क्योंकि हर सोल की पुकार तो यही है। ये एक सोल की स्टैंडर्ड पुकार है। द रीज़न हम लोग इस प्लेनेट अर्थ पे आते हैं, इसको आप एक स्कूल की तरह मानिए कि हमारी सोल्स इस अर्थ स्कूल में आती हैं इस पार्ट को समझने के लिए कि लव, कंपैशन, काइंडनेस, नॉन प्रेजुडिस, नॉन बायस, ये जातियों में बना देना, लोगों को एक जाति को खराब मानना, ये बहुत गलत बातें हैं। हर इंसान एक प्योर सोल है। तो जब वो सोल्स यहाँ आती हैं, क्योंकि वो उस घर में पैदा हुई जहाँ एक पर्टिकुलर धर्म है, तो उसकी जो चिट्ठा पढ़ाया जा रहा है, दिन भर आप 8-10 बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में स्क्रिप्ट बन गई। अचानक एक दिन आप जगे और आपने कहा ये नहीं, ये गलत है, ये कैसे, इसमें हत्या करना, मारना, ये कैसे हो सकता है? मेरी सोल की पुकार तो प्यार की है, काइंडनेस की है। तब वो जगते हैं। तो वो आपने सही कहा कि वो पिछले जन्म से ही रिलेटेड है, क्योंकि हर बार सोल इसीलिए आती है, हर बार भटक जाती है, उसे कोई बताने वाला नहीं मिलता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है सर। अब मैं थोड़ा सा शायद हो सकता है कि अजीब ही क्वेश्चन लगे आपको, क्या अपने अतीत में जाना प्रकृति से खिलवाड़ करना नहीं होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या अपने अतीत में जाना प्रकृति के खिलाफ नहीं हो सकता है? क्योंकि आपकी बात सही है, प्रकृति का जो नेचर है वो है आगे आगे बढ़ते चले जाओ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने अतीत, क्योंकि अतीत तो खत्म हो गया ना, अब आपका प्रेजेंट है और फ्यूचर भी नहीं है, प्रेजेंट ही है। लेकिन अगर आप अपने प्रेजेंट में पूरी तरह प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आप परेशान हैं, तो आप यहाँ तो नहीं है, आप तो कहीं और ही दिमाग में परेशान है, तो आप अपने प्रेजेंट को पूरी तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप जीवन को जी ही नहीं रहे। आप इतना या एंजाइटी में है, या डिप्रेशन में है, या आप कंफ्यूजन में है, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है मेरी जिंदगी जा कहाँ रही है। तब जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आपको इस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको जवाब मिल सके, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो इसमें ये नहीं है कि आपको पीछे जाना है, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस सवाल का मेरा जवाब क्या है, वो मिल नहीं रहा है मुझे, तो मुझे बताओ। तो इसके लिए आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं, आपको जवाब मिल गया, अब आप यहाँ से आगे का रास्ता कर लेंगे पूरा। जी सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हम पीछे जाते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, और जो हमारी पिछले जन्म में जो सोल होती है, और वो हमें बताती है कि ये था, ऐसे था, जो भी हमारे इनर स्किल्स थे या जो भी थे।
क्या कभी जैसे कि मिथ भी लगा लो, अब हमारा समाज बहुत सारी धारणाओं से घिरा हुआ है। कोई उसको ब्लैक मैजिक बोलेगा, कोई आत्मा, कोई बोलेगा कि बुरी आत्मा है, कोई अच्छी आत्मा बोलेगा। तो क्या ये एंटिटीज़ वाक़ई ही में, मतलब मान लो कोई सोल है, इधर आ रही है और बीच में वो किसी एंटिटी से टकरा रही हो या गलत रास्ते में आ गई हो, तो ये जो हमारे समाज में अचानक से जो मृत्यु हो जाती हैं कि उम्र से पहले मृत्यु हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, एकदम से बोलते नहीं कि जवान मृत्यु हो गई है। क्या इसके पीछे यही रहस्य है कि उसको जाना कहीं और था और वो आ कहीं और गई है? तो शायद इसके पीछे ये कारण माना जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है ज्योति जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी गलत है कहना कि जीवन में सिर्फ अच्छे ही लोग हैं। देखिए, ये जीवन जो है ये डुअल है। जैसे यिन और यांग होता है, मेल फीमेल होता है, वैसे ही जहाँ लाइट है वहाँ डार्कनेस भी है। लेकिन डार्कनेस का सिर्फ ये मतलब है कि अभी जो आपकी मानसिक स्थिति है वो डार्कनेस में है। यानी कि अभी आप कन्फ्यूजन में हैं या आपकी सोल इतनी, आपकी कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व नहीं है कि आप काइंडनेस और लव को समझें। तो आप क्राइम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, आप मर्डर कर रहे हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि अभी आपकी सोल उतनी इवॉल्व नहीं हुई है कॉन्शियसनेस में। जो हायर सोल्स हैं वो कभी उस रास्ते पे नहीं जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सोल कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस सोल्स भी हैं जो अंधकार में हैं, तो वो अंधकार और लाइट रहेगी। अब जो अगर आप इस जिंदगी में गलत अंधकार कर रहे हैं तो उसके परिणाम हो सकता है आपको मिलेंगे। एक तो रीज़न ये हो गया कि आपकी मृत्यु हो गई क्योंकि आप इतना गलत काम कर रहे हैं कि आपको प्रकृति ने उसका कॉज एंड इफेक्ट सिंपल। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो गलत ही परिणाम आएंगे। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं और लोगों को दिख भी नहीं रहा है लेकिन आपकी सोल देख रही है और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वो भी देख रही है, तो आपको कहीं ना कहीं से चोट मिलेगी। बाकी चीज़ें जो होती हैं, कुछ एक्सीडेंट्स भी होते हैं। देखिए ज़िंदगी में कई लोग ये कहते हैं कि अरे ये प्लेन जा रहा था उसमें सब लोग मर गए, इसका बच मत गया, हाँ एक बच गया। हाँ इसका उसमें फिर लोगों ने जोड़ दिया पास्ट कि लाइफ को जोड़ दिया। पास्ट लाइफ से जोड़ दिया, उसका न्यूमरोलॉजी से जोड़ दिया गया, उसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ हाँ, दिया गया। तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोच, जो मेरा अप्रोच है वो बस साइंटिफिक है कि आप ऑलरेडी जगह आप प्लेन में उड़ रहे हैं तो आप एक खतरा ले रहे हैं क्योंकि वो नेचर से अलाइनमेंट नहीं है। आप अगर आप नेचर से अलाइनमेंट में होते तो आप चिड़िया बने होते। तो मैं भी ट्रैवल करता हूँ प्लेन में, करना पड़ता है क्योंकि मॉडर्न लाइफ है। लेकिन ये भी आपको पता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, फेल हो सकती है। ये खतरा हम लेके चल रहे हैं, कार में भी लेते हैं। तो ये कह देना कि प्लेन में हजारों लोग जो बैठे हुए थे उन सबकी इसलिए मृत्यु हुई कि वो सारे जो लोग थे उन्होंने कुछ गड़बड़ करा था पिछली लाइफ में, इसलिए वो मरे, ये डराने वाली बातें हैं। इसका ये समझना पड़ेगा हम लोगों की कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि हम एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। अगर आप पैदल चल रहे हैं, पीछे आके किसी ने टकरा दिया, उसमें आपकी गलती नहीं थी, आकस्मिक मौत हो गई, एक्सीडेंट था, आप बीमार हो गए अचानक, उसमें ये कहना कि ये बहुत गलत आदमी था, इसके कर्म खराब थे इसलिए ये मर गया, इसलिए ये कोविड में मर गया, इसलिए इसको ये मौत हुई है, ये गलत वाली मिथ्या वाली बातें हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि उस सोल ने सिर्फ शरीर छोड़ा है और अगर उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एक आकस्मिक मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, प्लेन खराब हो गया, एक्सीडेंट हुआ, तो वो सोल दोबारा जन्म ले लेगी क्योंकि उससे तो मिशन पूरा नहीं हुआ, तो वो जन्म लेगी। आपका अगर कोई बहुत सगा संबंधी है तो आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वो क्योंकि आपका लव बॉन्ड है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसको जोड़ना इन चीज़ों से वो एक मिथ्या वाली बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें हैं। तो सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। आपको। सर जैसे अभी आपने अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दिया, मतलब काफ़ी चीज़ें जो मेरे माइंड से क्लियर हुई हैं कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं। अब मैं जानना, जैसे हमारी सोल से रिलेटेड बातें चल रही हैं, एक सोल कितनी बार जन्म ले सकती है? क्या कोई मतलब नंबर ऑफ पैटर्न है कि 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार? या फिर इसी में मेरा एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कि एक इंसान ने मनुष्य योनि में जन्म ले लिया, ठीक है, तो क्या नेक्स्ट टाइम वो मनुष्य ही योनि में जाएगा, लाइक पर्सन जो ह्यूमन बीइंग है, फैमिली उसी में जाएगा, या फिर हो सकता है वो किसी
और योनि में जाए, लाइक पशु हो गए हमारे और चींटियां, आंट वगैरह जो बोल देते हैं कि अलग अलग योनियां होती हैं हमारी, उन योनि में जाएगा। तो इससे अतीत हमारा कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कल्चर से बेस्ड सवाल है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में इसके पीछे एक सोच है। हाँ, बिकॉज मैं इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जानना चाहती हाँ, हूँ। मैं बताता हूँ। अब थोड़ा सा मैं ब्रेक चाहूंगी। नहीं, जैसे कि प्लीज। पीछे हमने जैसे बोल दिया कि वही बात है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा हम भोगी हैं, उसके भोगी हैं, हम भोग पाएंगे उसको। ये हमारे समाज में हम अपने बड़ों से भी सुनते आ रहे हैं, बूढ़ों से भी सुनते आ रहे हैं, कहीं पे हमने पढ़ा है, कहीं पे हमने नहीं पढ़ा है। ये बोला जाता है कि ठीक है, ये कर्म करोगे तो अगले जन्म में आपको नर्क, मतलब नर्क की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, अगले जन्म में आप कीड़े बनोगे। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा मिथ है, ये मेरे मिथ में, क्योंकि मेरे मिथ है ये। अब मैं बता दूं कि मान लो हमारे यहाँ पे व्रत आता है एकादशी का फास्ट। एकादशी फास्ट पे जितने भी हमारे स्पिरिचुअल जो हमारे ये बैठे हैं, लाइक जो इनमें मास्टर्स हैं, अब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो भी बात करें, तो वो बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, जो भी है वो बोलते हैं कि चावल मत खाइएगा एकादशी को, आप अगले जन्म में गधा बनेंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक कनेक्शन चाह रही हूँ और मैं खुद भी एक क्लियरिटी चाह रही हूँ। ये बात बोल दी गई है। वहीं पे हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या बोलता है कि हमारा सोल पिछले जन्म से कनेक्टेड होता है और तभी हम इस जन्म में देखते हैं कि भाई हमारे क्या परेशानियां हैं। तो मान लो मैंने चावल खाया, इस इंसान में तो मैं इंसान हूँ, तो मैं क्या अगले जन्म में गधी बनूंगी? तो मैं क्या गधी का पास रिग्रेशन कराऊंगी? तो मैं फिर पिछले जन्म में अगर देखूंगी तो मुझे क्या समझ में आएगा कि मैंने चावल खाया था इसलिए मैं बन गई। मीन्स ये बहुत ज्यादा मेरे माइंड में चीजें घूम रही है कि क्या है, मीन्स ये सोल कनेक्शन कहाँ अटका हुआ है। आई एम सो हैप्पी कि आपने सवाल करा, क्योंकि आप वो सवाल पूछ रही हैं जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में लोग जिनसे परेशान होते हैं। तो मैं इसको अपने ढंग से क्लैरिफाई कर। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात यह है कि जब बच्चों को हम बताते हैं ये बातें, तो उसके पीछे ये भी होता है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको डराना कि ऐसा काम मत करो वरना कीड़े बन जाओगे। तो थोड़ा तो उसमें ये एलिमेंट है, जो ओरिजिनल इंटेंट है इस काम की, अब उसको आपने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में दे दिए तो वही चीज़ एक तरीके से रिलीजन मान ली जाएगी, क्योंकि वो एक बच्चों को सिखाने के लिए कही जा रही है कि गलत काम मत करो बेटा वरना ये हो जाएगा। तो बच्चे डर जाएंगे, अरे मैं गधा बन जाऊंगा, क्योंकि गधा तो बेचारा बहुत ब्यूटीफुल एनिमल है, लेकिन हमारे समय में गधे को क्या माना जाता है, गधा कहीं का। तो लोग से अरे नहीं गधा नहीं बनना है। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग प्रथाएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एक बहुत कल्चरल बात है कि ये मानना कि तुम, ये हमारे भारतवर्ष की प्रथा है, लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ तो पास्ट लाइफ का भी कुछ रिलीजन्स में, क्रिश्चियनिटी में रीइंकार्नेशन का है ही नहीं, इस्लाम में रीइंकार्नेशन का नहीं है। तो अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कल्चर्स की अलग अलग प्रथाएं हैं, उनके पीछे मोटा मोटी यही है कि जो मासेस हैं वो कंट्रोल में रहें, गलत काम ना करें, इसलिए अलग अलग तरीके से उनको बताया जाता है कि ये काम करोगे तो ये हो जाएगा। अगर आप जाएंगी उस रिलीजन में जो डेजर्ट में पैदा हुए, रेगिस्तान में पैदा हुए, जहाँ बहुत गर्मी है, तो वहाँ ये कहा जाता है अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें खौलती हुई कढ़ाई में फेंका जाएगा। तो गर्मी से तो उन्हें बड़ा डर लगता है। अगर आप तिब्बत में जाएं जहाँ बहुत ठंड रहती है, वहाँ किसी से कहें वहाँ खौलती हुई आग मिलेगी तो क्या करिए, ये तो स्वर्ग है भाई, खौलती हुई आग तो बड़ी अच्छी, क्योंकि हम तो बर्फ में रहते हैं। देखिए, साइंटिफिक जो वो डार्विन ने जो बात कही, वो एक इंसान ने कही, डार्विन एक साइंटिस्ट था, उसने एक बात कही कि ये जो चल रहा है कि पहले ये बने तुम, उसके बाद अगले में फिश से तुम एक बर्ड बने, बर्ड से तुम ड्रैगन बने, जो भी एक सीरीज में चल रहा है। अच्छा, वो डार्विन की कहानी है। जो स्पिरिचुअल, उन्होंने कहा तुम गलत काम कर, तो डार्विन ये नहीं कह रहा है कि तुम पीछे चले जाओगे, डार्विन कह रहा है तुम्हारा प्रोग्रेशन चल रहा है, इस तरीके से जिंदगी बढ़ रही है, उसमें ना सोल की बात करी जा रही है ना पीछे जाने की। एक रिलीजन में कहा तुम ये काम करोगे तुम कीड़े बन जाओगे। अब कौन सा कीड़ा बनोगे पता नहीं, लेकिन तुम इंसान नहीं बनोगे, वो बहुत गलत, तुम जानवरों वाली हरकतें कर रहे हो।
तो किसको सही माने किसको गलत माने ये तो मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि मेरा इसमें क्या सोचना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ज्योति जी कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सच है, क्योंकि ये मेरा कहना है। तो हो सकता है कि मैं भी डार्विन की तरह एक अपनी मन की बात बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, बस हम यहाँ पे एक्सपीरियंस ही शेयर मेरा कर रहे हैं एक्सपीरियंस जो ताकि है, हम सही रास्ता चुन सकें। हाँ, सही रास्ता आपको ऑल्सो अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। जो मैं कहने जा रहा हूँ क्या वो इट मेक्स सेंस टू यू और नॉट, उस हिसाब से फिर इसको ऐसा मत मानिएगा कि क्योंकि निर्मल कह रहे हैं इसलिए सच है। नहीं, मेरा ऐसा, मेरे जाने ये है कि एक इंसान जो है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है। जो इंसान है यानी कि ह्यूमन बीइंग, डजेंट मैटर कि आप वाइट हैं या ब्लैक हैं या गोरे हैं, काले हैं, चाइनीज हैं या कहाँ के हैं, वो नेशनैलिटी है, जो इंसान का रूप है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी की आत्मा इस यूनिवर्स में जब उसे एक अनुकूल परिस्थितियां मिली यहाँ पे आने के लिए, तो उसने यहाँ पे जन्म लिया। उस फ्रीक्वेंसी ने, बंदर एक अलग पृथक फ्रीक्वेंसी है, वो बंदर है, उसका इंसान की फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। वो ना नीचे है ना उससे ऊपर है, वो अलग है। तो ये कहना कि इंसान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ योनि है, ये भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि गधा ले लीजिए कि गधा मुझसे खराब है, मैं ये नहीं मानता। मैं ये कहता हूं गधा गधा है, इंसान इंसान है, चिड़िया चिड़िया है, वो ना आपसे ऊपर है ना नीचे है, वो चिड़िया है, अलग है, वो इंसान नहीं है। मुझे नहीं पता चिड़िया के पास दिमाग है या नहीं है, मुझे ये पता है मेरे पास क्या है, इंसानों के पास क्या फैकल्टीज है। बर्ड के पास उड़ने की फैकल्टी है, क्या उसके पास आत्मा नहीं है? भाई वो भी तो इसी एनर्जी से आ रही है जिसे हम प्राणा बोलते हैं, जिसे हम ची बोलते हैं, उसके अंदर भी वही प्राणा है। तो वहां फिर ये बात कहना कि हाँ तुम किसी को मारो मत, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं उसमें भी एक आत्मा है, उसमें भी जान है, इसलिए मारो मत उसको, उसका कत्ल मत करो, उसको खाओ मत उसको, क्योंकि तुम वध कर रहे हो एक का, है ना। तो ये बड़ी सेंसिटिव बातें हैं, वो अलग डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम गधा बन जाओगे, या जो भी डराना है आपको। अगर किसी समाज में माना जाता है सांप खराब है, हमारे यहाँ तो शिव जी का रूप माना जाता है, उसको दूध पिलाते हैं, कई जगह उसको मार देते हैं, तो ये कहेंगे तुम सांप बन जाओगे, डराने वाली बातें हैं। ये बात सच है मेरे जाने कि अगर आप खराब काम करेंगे इस जिंदगी में, तो आप जब जाएंगे वापस, तो इस मरने के टाइम पे आपकी पूरी अकाउंटिंग होगी कि ये तुमने करा, आपकी आत्मा, और ये काम रह गया। तो आप फिर वही कोख चुनेंगे जहां पे वो काम पूरा कर सके आप, तो इंसान ही आप बनेंगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी इंसान की है। और जब आप यहां से काम पूरा हो जाएगा आपका, आपकी सारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, जिसके लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू जानना होगा कि क्या बचा रह गया था, क्योंकि दिमाग से तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जब मैं दिमाग से परे सोल की डिमेंशन में जाऊंगी या जाऊंगा, तो मुझे पता लगेगा ये रास्ता है मेरा जिंदगी में। सपोज करिए आपने वो रास्ता पूरा कर लिए, तो आपका निर्वाण हो गया। निर्वाण का मतलब है कि आपकी सोल अब प्लेनेट अर्थ पे जाने से की जरूरत नहीं है। ये आपका डिसीजन हो सकता है कि मैं वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि और लोग जो अंधेरे में हैं उनको भी मैं उबारूं। तो कई संत महात्मा जो आत्माएं हैं वो वापस जन्म लेती हैं, इसलिए कि वो बाकी लोगों की भी मदद कर सके। तो वो आपका डिसीजन है, लेकिन कीड़ा बनना और ये मेरे जानने में नहीं है। तो साफ शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एक मनुष्य जन्म लेता है, वो अपने एक जन्म में अपने कार्य को करना शुरू करता है। उसका कोई कार्य है जो रह गया है, वो दोबारा उसकी सोल वो जन्म लेगी ताकि वो कार्य हम यहाँ पूरा कर पाए। अगर वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ तो तीसरे जन्म में फिर उस कार्य को पूरा करती रहेगी, और इसी तरीके से हम जन्मांतर चलते रहते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें इसलिए हेल्प करता है कि अगर हमें लग रहा है कि हमारी मनुष्य योनि कंप्लीट हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, इसलिए हमें वो थेरेपी की ज़रूरत है कि हमारा काम जो पिछले जन्म में रह गया था, जो इस जन्म में हमें कराना, वो करा लिया जाए, और ताकि हम आगे चल करके फिर हो सकता है कि जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे क्या बनना पसंद है तो मैं वो बन जाऊँ। ब्यूटीफुल।
साफ आपने शब्दों तो में हम ये कह बिल्कुल सकते हैं। समराइज करके बता दिया, बहुत अच्छे से बताया। एक करेक्शन इसमें बस है, वो ये है कि इस कार्य को करने से आपका ये पर्पस नहीं है कि मुझे एक इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, ये पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि थेरेपिस्ट बन के या इन्फ्लुएंसर बन के या डॉक्टर बन के या टीचर बन के मैं क्या एक्सपीरियंस ले पा रही हूँ इस लाइफ में। तो प्रधान जो है इसमें, प्राइमरी जो है वो ये है कि मेरी सोल क्या एक्सपीरियंस लेना रह गया था, कि मेरी जिंदगी में लव और काइंडनेस, जो कहते हैं ना कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो ये लव रोमांटिक लव की बात नहीं हो रही है सिर्फ, वो भी इंक्लूडेड है, बट एज अ बीइंग क्या आप लविंग बीइंग हैं जो हर टाइम उसी डिमेंशन में जी रहा है। अगर वो नहीं है आप, तो आपकी सोल वापस जन्म लेगी टू, जिससे कि आपको वो एक्सपीरियंस आत्मा के लेवल पे हो सके। तो आपको इस जिंदगी में जो एक्सपीरियंस लेना रह गया था पिछले जन्म में, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए कौन सा जॉब, कौन सा काम करेंगी। जैसे आप ऐसे मानिए, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ज्योति जी, कि हो सकता है आपके आत्मा का ये पर्पस हो कि मैं इसलिए आ रही हूँ जिससे मैं जो खराब धारणाएं हैं समाज में या जो लोग पीड़ित हैं, मैं किसी तरीके से उनकी मदद करूं। तो आप ये इतना अच्छा काम कर रही हैं, ये सर्विस रिलेटेड काम है, आप लोगों की सर्व कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पर्पस ये नहीं था कि मुझे एक पॉडकास्ट का चैनल बनाना है, आपका पर्पस ये था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, उसके लिए ये काम करूंगी या टीचिंग का काम करूं। अब देखिए आपके दोनों जो काम है वो लोगों की हेल्प करने वाले हैं। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। और ये कई बार मैं अपने चैनल पे अपने व्यूवर्स को सीधा बोलती हूँ, मैं आज सर यहाँ बैठी हूँ, मैं कई चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो हमारी लाइफ को लेकर के हों या फिर समाज में कुछ मिथ हो या फिर हो सकता है कि कुछ किसी भी प्रकार की जो धारणाएं हैं, क्या हैं वो, क्या वो वाकई में सत्य है या असत्य है, कितना ठीक है कितना गलत है, उन्हीं धारणाओं को मैं कवर करने के लिए, सत्य को जानने के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल लगा लीजिए या सर्विस को लगा लीजिए, उन चीज़ों को जानने के लिए, और ताकि मेरे साथ साथ वो लोग भी जाने जो इन चीज़ों की वजह से गलत कदम उठा के बैठे हैं। Exactly. मैं वही चीज़ चाह रही हूँ यहाँ पे कि जो भी आए जितना हो सके हम वो दे सके, और इसको एग्जिस्टेंस पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये यही एग्जिस्टेंस का पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस अर्थ स्कूल पे आए और ये वाले लेसन सीखें कि सच्चाई क्या है। सच्चाई का मतलब क्या है, प्रेम से जीना, यही सच्चाई है बस। जी बिल्कुल। इस ज़्यादा वो नहीं है कि ज़िंदगी का सच क्या है, भगवान कौन है क्या नहीं है, वो सब तो फिलॉसफी हो गई। सच ये है कि आप क्या इस जीवन को अच्छे ढंग से जी रहे हैं, क्या प्रेम से सद्भावना से जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। तो कई बार लोग मेरे पास आते हैं ज्योति जी और वो पूछते हैं कि भाई क्या मुझे ये पता चल जाएगा सर कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या ये बनना है। मैं कहता हूँ बनना नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा कि क्या एक्सपीरियंस आप चाह रहे हैं ज़िंदगी में। फिर आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए और उसके लिए फिर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरे लिए एक जरिया है उस एक्सपीरियंस को जीने का, जो आप भी कर रही हैं, मैं भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप भी कर रही हैं। तो हम दोनों का एक्चुअली पर्पस जो है वो सिमिलर है। रास्ते भले ही अलग हाँ, बट पर्पस एक exactly. है कि मदद हो पाए और हम सही रास्ता और सही लोगों की चुनाव मदद लोगों की मदद कर पाए और सही रास्ता हाँ, चुन पाए। और ये भी ऐसा नहीं कि सबको ही ये करना है। हो सकता है किसी का रास्ता सिर्फ ये हो कि मुझे अपनी सोल पे काम करना है और फिर इस लाइफ से चले जाना है, इट्स फाइन। ये किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि यही रास्ता सही कि आप सबकी मदद करें। ये आपकी सोल की पुकार है, ये मेरी सोल की पुकार है। हो सकता है किसी की सोल की पुकार सिर्फ ये है कि मैं अपना उद्धार कर लूं और मैं फिर निर्वाण लेके इससे आगे क्या है उस रास्ते पे जा सकूं, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थ स्कूल ही सिर्फ एक स्कूल है पूरे प्लेनेट पे, पूरे कॉस्मॉस में। इससे और भी फिजिकल जगहें हैं जिनका हमें अभी नहीं पता है। तो यही एक स्कूल नहीं है, और भी स्कूल्स हैं, इससे ऊपर वाले स्कूल्स हैं। तो जब आपका यहाँ कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम निर्वाण बोलते हैं, तो आपकी सोल
फिर उस जर्नी पे चली जाएगी। जी, बिल्कुल, जैसे हम थोड़ा-सा मज़ाक वाली बात है कि पीके मूवी देखते हैं ना कि वो आता है अलग प्लैनेट से, तो हम भी अब अलग प्लैनेट पे जाएँगे काम पूरा करके। जी। चलिए सर, बहुत अच्छा। तो सर, आज हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में काफ़ी पास्ट लाइफ थेरेपीज़ को लेकर के काफ़ी मिथ हैं, वो क्लियर किए जा सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ़ सामाजिक तौर पे फैलाई गई हैं। यस। वो वाक़ई में ही उनसे उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं है। क्योंकि जब ये ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएँ हमारे समाज में होती है, तो हम अक्सर बोल देते हैं, अच्छा ये हुआ होगा इसके पिछले जन्म में, तभी हमने ये किया है, इसके साथ ऐसा हुआ होगा। तो आज उन चीज़ों की क्लैरिटी मुझे भी हुई है, आशा करती हूँ मेरे व्यूअर्स को भी वो चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होगी। मैं सर लास्ट में चलते-चलते आपसे चाहूँगी कि कुछ एक आइडिया या कुछ एक अच्छी नॉलेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें। थैंक यू ज्योति जी, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप अपनी चैनल के माध्यम से इतना अच्छा काम कर रही हैं, उसके लिए मेरा भी ग्रैटिट्यूड और थैंक यू एक्सेप्ट करिए। थैंक यू। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोल प्योर होती है, सोल कभी टूटती नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कहूँ तो सोल जो है वो प्योर है, सेक्रेड है, डिवाइन है। बॉडी पे आप किसी की गड़बड़ कर सकते हैं, किसी को पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन आपकी सोल अनब्रोकन है। उसमें कुछ फिक्स करने को नहीं है, सेक्रेड है। और सोल हमेशा ऊपर जाना चाहती है। ऊपर का मतलब है सोल प्रोग्रेशन में बिलीव करती है, ना कि क्राइम में। क्योंकि सोल का यही पर्पज़ है कि आप इस प्लैनेट अर्थ के स्कूल में आके लेसन्स ऑफ लव, काइंडनेस, कंपैशन, इक्वालिटी, नॉन बायस, इस सब से उठ के आप अपनी सोल को बड़ा करें। तो कभी भी सोल आपको गलत गाइडेंस नहीं देगी क्राइम करने का। ये अंधकार के जो दिमाग की प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल से कनेक्ट करना गलत है। सोल प्योर होती है। तो मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस मिथ्या में ना पड़ें कि सोल गलत रास्ता दिखा रही है, कर्म की वजह से गलत हो रहा है। कर्म की वजह से सिर्फ यही हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेटर करें, जिससे कि जो आपकी सोल का रास्ता है उस पे आप चलें। यही लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे रास्ते पे चलें। तो रिग्रेशन जो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, वो रास्ता है इम्प्रूवमेंट का और एक सुलझ ज़िंदगी का, ना कि ग्रीड का, ना कि गलत काम करने का। क्योंकि सोल आपकी प्योर है, डिवाइन है। तो ये एक बहुत सीक्रेट काम है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको एक्सपीरियंस करें, जिससे कि हमारे समाज में लोग अच्छे काम की तरफ बढ़ें, क्योंकि वही आपकी सोल करना चाहती है। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर चैनल पे आकर के इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। आप सभी से निवेदन है कि जो भी सर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं। साथ-साथ हम सर की जो डिस्क्रिप्शन में आईडी वगैरह मेंशन कर देंगे, नंबर मेंशन कर देंगे। जिसको भी सर से कनेक्ट करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इनके बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।